नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जिसमें हिंदी व्याकरण, शिक्षण विज्ञान और मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 11, 33, 44, 52। प्रश्न में यह पूछा है कि कुल वर्णों की संख्या। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगर प्रश्न में पूछ जाता कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहता। और कुल वर्णों में 11 स्वर, 33 व्यंजन और उत्सिप्त 2, अयुग्मा 2 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आप इस सारणी को जरूर याद रखें, रीट में आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। साथियों, अगर आप पहली बार जुड़े तो क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आते रहते हैं। तो निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आपको याद रखना जरूरी है। संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स एक हमारा ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि स और ह ये चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। म एक स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 होती है। प्रश्न में यह भी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। र एक हमारा अंतस्थ व्यंजन है और अक्ष एक हमारा संयुक्त व्यंजन है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न तत्सम और तद्भव इनसे संबंधित एक एक प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो पहले में अर्थ आना चाहिए कि तत्सम का मतलब क्या होता है। तत्सम यानी संस्कृत के समान। इनमें से एक संस्कृत के समान शब्द कौन सा है। मनुष्य, मानुष, कान और तिनका। बाकी तीनों हिंदी के शब्द हैं और इनमें से एक संस्कृत का शब्द है। कौन सा है। तो देखिए, मनुष्य और मानुष, जो मनुष्य शब्द है ये साथियों संस्कृत का है, जबकि जो मानुष शब्द है ये हिंदी का है। कान शब्द हिंदी का है, तिनका शब्द हिंदी का है, लेकिन जो मनुष्य शब्द है ये हमारा संस्कृत शब्द है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी में यानी गंगा नदी शब्द में संज्ञा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंगा नदी इसमें कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूह जातिवाचक। संज्ञा से संबंधित हर वर्ष एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक मुख्य है। तो गंगा नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिसमें अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछ जाता कि नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है तो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन गंगा नदी यह एक नाम का बोध है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप इस दो प्रश्नों को याद रखें, आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसमें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक जिसमें देखिए नदी, नदी एक जाति का बोध है, झील एक जाति का बोध है, पहाड़, देश, जिला, शहर, विद्यालय, आप इन नामों को याद रखें, ये जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होते हैं। अगर भारत नाम आता तो भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि देश, देश में सभी देश आते हैं तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आते होंगे। आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन पुस्तक पढ़ना वाक्य में विधेय कौन सा है। वाक्य मुख्यतः दो अंग तो हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो इस प्रश्न में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उद्देश्य का या फिर विधेय का। तो प्रश्न में डायरेक्ट पूछना कि विधेय कौन सा है। अमन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें जो अमन शब्द है वो हमारा उद्देश्य है, जबकि जो पुस्तक पढ़ता है ये हमारा विधेय है। इस वाक्य के दो टुकड़े हुए, अमन शब्द एक उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है ये शब्द हमारा विधेय है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पिछले वर्ष रीट में पूछा जा चुका है कि प्रयोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो वो होते हैं 3, और वाक्य के अंग पूछे तो कितने होते हैं,
तो वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम शिक्षण विधियों के प्रश्न देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा और आपका गलत भी नहीं होगा। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य एवं दृश्य उपकरण है, यानी जिस ऐसी सामग्री जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ऐसा कौन सा उपकरण है? श्रव्य और दृश्य। और इसमें से जो नहीं है वही पूछा है। देखिए, चलचित्र, दृश्य और श्रव्य सामग्री में अंतर्गत आता है टेलीविजन यानी टीवी और लैपटॉप। ये तीनों उदाहरण दृश्य एवं श्रव्य उपकरण है, जबकि जो चलचित्र है केवल दृश्य उपकरण है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये रीट लेवल 2 2023 में आ चुका है प्रश्न। तो आपको इन उदाहरणों को याद रखना है। दृश्य और श्रव्य साधन, चलचित्र, नाटक, सिनेमा और संगणक, इन प्रश्नों को आप याद रखें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरणों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन से हमारे सर्वे साधन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इनके उदाहरण मैंने दे दिए हैं जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न में एक क्या पूछा है कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में शामिल नहीं है? रेखाचित्र, पाठ्यपुस्तक, ग्रामोफोन, पोस्टर। देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामोफोन हमारा राइट आंसर है। बाकी देखिए, रेखाचित्र, पाठ्यपुस्तक और पोस्टर ये दृश्य उपकरण है। और बाकी जो श्रव्य साधन के आप उदाहरण देख सकते हैं, रेडियो, आकाशवाणी, लाउड स्पीकर, लिंगवा फोन, डिक्टाफोन और टेप रिकॉर्डर। इन उदाहरणों के बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, आप शायद तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रथम कौशल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा सीखने का प्रथम कौशल, भाषा के मुख्यतः 4 कौशल होते हैं। रीट में यह भी प्रश्न पूछा गया था कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, तो हमारा राइट आंसर होता है 4। तो इनमें से प्रथम कौशल कौन सा है? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो भाषा का जो प्रथम कौशल होता है वो हमारा सुनना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है कि भाषा का प्रथम कौशल सुनना होता है। भाषा का द्वितीय कौशल बोलना, तृतीय कौशल पढ़ना और चतुर्थ कौशल लिखना होता है। आप इस तरीके से याद रखें। सुबोपाली जो प्रथम कौशल होता है वो सुनना, द्वितीय कौशल बोलना, तृतीय कौशल पढ़ना और जो हमारा चतुर्थ कौशल होता है वो होता है लिखना। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सुबोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस तरीके से आपका कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे इस प्रश्न से, और किसी भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं, विज्ञान में भी, मैथ में भी, हिंदी शिक्षण विधि में भी, संस्कृत शिक्षण विधि में भी। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैंने सेलेक्ट किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन विधि, अक्सर ऐसी विधियां डायरेक्ट पूछी जाती हैं। प्राचीन विधि, नवीनतम विधि, मात्र 2 विधियों के प्रकार है मुख्यतः जो एग्जाम में आती है। तो प्रश्न में एक प्राचीन विधि कौन सी है, आपको इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, प्राचीन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। देखिए, ये दोनों विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगमन विधि और निगमन विधि। और ये नवीनतम विधियां, नवीनतम में भी एक प्रकार है अति नवीनतम। आगमन विधि और निगमन विधि अति नवीनतम विधियां हैं। जबकि व्याख्यान विधि हमारी एक प्राचीनतम विधि है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि एक प्राचीनतम विधि है। इनके अलावा जो प्राचीन विधियां हैं वो हमारी पाठशाला विधि, मौखिक विधि, भाषण विधि और व्याकरण विधि। आप इस सारणी को याद रखें साथियों, आपका प्रश्न रीट में अगर आ गया तो गलत नहीं होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हम जल्दी से जल्दी प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने हमें। भाषा शिक्षण की नवीनतम विधि कौन सी है? राइट आंसर बताइए। नवीनतम विधि पूछा है, मौखिक, प्रत्यक्ष, पाठशाला विधि और व्याख्या विधि। तो हमारा राइट आंसर है जो नवीनतम विधियां हैं वो हमारी है प्रत्यक्ष विधि, एक नवीनतम विधि है। बाकी जो मौखिक, पाठशाला, व्याख्या ये प्राचीनतम विधियां हैं। और आप नवीन विधियों के उदाहरण देख सकते हैं साथियों, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेसिक शिक्षा विधि के प्रवर्तक थे। बेसिक शिक्षा विधि कौन थे? प्लेटो, महात्मा गांधी, सुकरात, रॉबर्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। बेसिक शिक्षा विधि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह प्रश्न सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बेसिक शिक्षा विधि के प्रवर्तक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में टॉपिक है हमारा, जो कि मनोविज्ञान में शामिल है, तो इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यह प्रश्न हर एग्जाम में पूछा गया है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा एक समवर्ती सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परिपक्वता का सिद्धांत। एक हमारा होता है भाषा विकास का सिद्धांत और एक होता है परिपक्वता का सिद्धांत, एक है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इन तीन सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने, गेसेल ने, फ्रॉइड ने, जीन पियाजे ने। यह प्रश्न आना चाहिए। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। परिपक्वता का सिद्धांत गेसेल ने दिया था और भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। पिछले वर्ष ये प्रश्न आ गया था कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारा राइट आंसर था चॉम्स्की ने। परिपक्वता का सिद्धांत गेसेल ने और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप रिवीजन जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवांशिकता की इकाई कौन सी है? क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन, युग्मनज। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रीट पात्रता परीक्षा 2018 में आ चुका है। तो जो आनुवांशिकता की इकाई है वो हमारी जीन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अब मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं साथियों, आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शरीर रचना का सिद्धांत दिया था गोल्डस्टीन, चैल्डल ने, केटल ने, हेनरी और मुर्रे ने। शरीर रचना का सिद्धांत देखिए, आपके इस प्रश्न से 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो शरीर रचना का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था साथियों, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन ने दिया था और गोल्डस्टीन ने जीव सिद्धांत दिया था। शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन ने दिया था, शील गुण सिद्धांत केटल ने दिया था और मांग सिद्धांत हेनरी और मुर्रे ने दिया था। आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट जरूर लें, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आने योग्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा नीति 2020 जो कि हमारा पाठ्यक्रम में टॉपिक शामिल हो चुका है और इस वर्ष के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से लगभग कम से कम 4 प्रश्न पूछ जाएंगे मनोविज्ञान में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र हमारा नाम दिया गया है, तो है हमारा परख। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, परख। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।